हेलो फ्रेंड्स, हम कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान की पहली इकाई पढ़ रहे हैं। रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। इसके पिछले तीसरे वीडियो में मैंने आपको भौतिक और रासायनिक गुणों का मापन पढ़ाया है, जिसमें सारे एसआई यूनिट्स को आपको बताया है। अब हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं, द्रव्यमान और भार। तो जिस तरह से हमने पहले बात की है कि हम जो वजन तौलते हैं किसी वेइंग मशीन से, उसमें हम द्रव्यमान तौलते हैं, क्योंकि द्रव्यमान फिक्स रहता है और उसका यूनिट केजी है, किलोग्राम। जैसे आप कहते हो कि मैं 50 किलो का हूं, ऐसा। और भार क्या है? तो किसी वस्तु पे जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है पृथ्वी के द्वारा या किसी और ग्रह में आप चले जाएं वहां पर, उसे हम उसका वेट कहते हैं, उसका वजन कहते हैं। तो एक्चुअली हम लोग वजन नहीं नापते, वेट नहीं नापते हैं, हम द्रव्यमान नापते हैं। मतलब अगर आप धरती पे किसी एक वेइंग मशीन को यूज करो, उससे आप अपना वेट निकालो, वेट नहीं एक्चुअली मास निकालो, जैसे 60 किलो के आप हो। सेम वेइंग मशीन को लेकर के आप चंद्रमा में चले जाओ, भले ही वहां गुरुत्वाकर्षण जो है वो 1/6 है, तो वहां भी आपका जो वजन है वो 60 किलो ही दिखाएगा। ठीक है, क्योंकि वही वेइंग मशीन है, उस पर वही गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है जो आपके ऊपर लग रहा है, इसलिए वो उतना ही दिखाएगा। आप समझिए इस बात को। और हमने यूनिट भी देखा है कि उसका यूनिट जो है द्रव्यमान है, द्रव्यमान का यूनिट जो है वो केजी है। तो उसको हम सेम यहां पर यूज कर रहे हैं। किसी पदार्थ का द्रव्यमान उसमें उपस्थित द्रव्य की मात्रा है, जबकि किसी वस्तु का भार उस पर लगने वाला गुरुत्व बल है। यही बात मैं बताया आपको कि द्रव्यमान जो है फिक्स है, क्योंकि उसमें द्रव्य की कितनी मात्रा है ना, ये है। जैसे मैं 60 किलो का हूं मान लो, तो मेरे के अंदर 60 किलो का जो द्रव्य भरा हुआ है वो हमेशा उतना ही रहेगा, द्रव्य जितना है उतना ही रहेगा। अगर मैं चंद्रमा में चले जाऊंगा तो मेरा द्रव्य कम हो जाएगा क्या? शरीर दुबला हो जाएगा क्या, या मोटा हो जाऊंगा क्या? ऐसा नहीं होता। जबकि जो है किसी वस्तु का भार जो है गुरुत्व बल है उस पर जो लग रहा है, जैसे मेरे ऊपर जो गुरुत्व बल लग रहा है धरती के द्वारा, वो मेरा भार है। ठीक है, किसी पदार्थ का द्रव्यमान स्थिर होता है, परंतु उसका भार गुरुत्व में परिवर्तन के कारण से एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग हो सकता है। मेरा द्रव्यमान यहाँ 60 किलो है, चंद्रमा में भी 60 किलो है, लेकिन मान लो मेरा भार जो है यहाँ पर मान लो कि 60 न्यूटन का भार यहाँ पर लग रहा है, द्रव्य बल लग रहा है। तो अगर मैं चंद्रमा में चले जाऊं तो मेरा 1/6 लगेगा, मतलब 10 लगेगा। यहाँ पर 60 लग रहा है तो चंद्रमा में 10 लगेगा वो जो बल है। इसीलिए मैं वहां पर उछलूंगा तो मैं ज्यादा जोर से उछल सकता हूँ, ज्यादा ऊपर तक उछल सकता हूँ। चंद्रमा में मैं 6 गुना ज्यादा ऊपर तक उछल सकता हूँ और 6 गुना धीरे नीचे गिरूंगा मैं, ऐसा है। आपको इन दोनों शब्दों के प्रयोग पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, ऐसा लिखा है, और ये तो हम रखेंगे ही आगे चल के कि हम क्या चीज निकाल रहे हैं। प्रयोगशाला में किसी पदार्थ के द्रव्यमान के अधिक यथार्थपूर्वक मापन के लिए वैश्लेषिक तुला का उपयोग किया जाता है। देखिए, एनालिटिकल ये तुला है, वेइंग मशीन है। इसमें आप जब किसी का द्रव्यमान नापते हैं तो वो जैसे मान लो 2.3231 ऐसा, मतलब दशमलव के 4 भाग तक आप इसमें सही ढंग से माप सकते हो। ठीक है, इसको हम वैश्लेषिक तुला कहते हैं। तो इसमें हम द्रव्यमान नाप रहे हैं, हम किसी भी तुला के द्वारा द्रव्यमान ही नापते हैं। आप ध्यान रखेंगे, आपका वजन नापने वाला कोई भी चीज है वो द्रव्यमान नाप के ही देता है। तो इसमें ये जो दो हैं ये उसके पैन है जिसमें हम किसी चीज को रखते हैं। मान लो इधर हम एक वजन रख दिए या इधर हम सामान रख दिए, ऐसा। ठीक है, और फिर ये राइडर है जो इधर उधर खिसका के हम पॉइंटर को एकदम ठीक बैलेंस करते हैं, और इधर का जो पॉइंटर है वो आपको दिखाएगा कि कितना वजन इसमें है, ऐसा। तो वैसे थोड़ा बहुत अंतर के साथ कई प्रकार का वैश्लेषिक तुला यानी एनालिटिकल वेइंग मशीन यहाँ पर मिलता है, लेकिन जो आपके लेबोरेटरी में है वो आप देख सकते हैं अगर आपकी स्कूल में है ये तो। ठीक है, और ये बहुत ही अच्छे ढंग से आपको वे करके देता है, वहां पर द्रव्यमान नाप के देता है। दूसरा चीज ये है कि जो कंपनी इसको बनाती है, इनको कई स्तरों पे इनका टेस्ट करती है, इनका परीक्षण करती है, ताकि आपको जब ये कोई रिजल्ट दे नाप करके या तौल करके तो आपको एकदम करेक्ट रिजल्ट दे। उसी को आगे भी लिखा है, जैसे तालिका 1.1 में दिया गया है, द्रव्यमान का एसआई मात्रा किलोग्राम है, यही आप नापते हो। लेकिन किलोग्राम प्रयोगशाला के स्तर पर छोटा मात्रक है। जैसे मान लो आपको थोड़ा सा एक चुटकी कोई केमिकल लेना है, तो आप उसको 0.00001 ग्राम लिया हूं ऐसा बोलोगे तो 1 किलोग्राम, इतना 0.00001 किलोग्राम लिया हूं बोलोगे तो ये बहुत ऑड टाइप का ये नंबर हो जाएगा।
इसलिए हम लेबोरेटरी में किलोग्राम की बजाय ग्राम लेते हैं, और ग्राम भी बहुत ज्यादा हो जाता है तो मिलीग्राम लेते हैं, वो भी ज्यादा हो जाता है तो हम वहां पर माइक्रोग्राम तक लेते हैं, नैनोग्राम तक लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम कई यूनिट का प्रयोग करते हैं, छोटे यूनिट्स का लेबोरेटरी में। लेकिन जब आप किसी बल्क मटेरियल की बात करते हो, जैसे आपने एक ट्रक में, बड़े से ट्रक में आपने बहुत सारा अनाज वगैरह भर दिया है, अब आप उसको केवल किलोग्राम में बताओगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो हम उसको फिर क्विंटल्स में बताते हैं। एक क्विंटल मतलब 100 किलोग्राम होता है, आपको पता होगा 100 किलोग्राम का एक क्विंटल होता है। या फिर हम उससे भी बड़ा लेते हैं तो टन बोलते हैं, टन, क्योंकि 10 क्विंटल का एक टन हो जाता है ना। तो जो ट्रकें हैं वो 1 टन, 2 टन, 5 टन, 10 टन तक के ट्रकें होती हैं, जो इतने सारे और ज्यादा मतलब 40-50 टन तक की ट्रकें होती हैं ना, तो वो उतने टन, एक टन में 10 क्विंटल और एक क्विंटल में 100 किलो ऐसा होता है। तो ये बड़े मात्रा के हैं जो हम यूज कर सकते हैं, लेकिन लेबोरेटरी में छोटे जैसे ग्राम है, मिलीग्राम है। देखिए मैं आपको अब इसमें थोड़ा सा बता दूं, जैसे आपने 1 ग्राम कहा, तो 1 ग्राम का अगर हम 1000 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा मिलीग्राम। ठीक है, और मिलीग्राम का फिर से 1000 से डिवाइड कर दें तो ये माइक्रोग्राम हो जाएगा, और फिर से 1000 से डिवाइड कर दें तो ये नैनोग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि ग्राम है तो ग्राम का 10⁻³ ये हो जाएगा मिलीग्राम, और 10⁻⁻6 हो जाएगा ये माइक्रोग्राम, और 10⁻⁻9 हो जाएगा नैनोग्राम 1 ग्राम का। मतलब अगर ग्राम को ही हम सीधा डिवाइड करें नैनोग्राम में तो 9 जीरो आपको लगाने पड़ेंगे, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से यूज करते हैं। प्रयोगशाला में इससे छोटे मात्रा ग्राम, 1 किलोग्राम में 100 ग्राम होता है, ये तो 1000 ग्राम होता है, ये तो आपको पता है, का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक पदार्थों की थोड़ी मात्रा का उपयोग किया जाता है। अब मैं आपको एक्चुअली चीज बताऊं तो ये ग्राम भी बहुत बड़ी यूनिट है प्रयोगशाला के लिए, क्योंकि प्रयोगशाला में बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो बहुत महंगे आते हैं, बहुत कीमत होती है उनकी। जैसे मान लो आप गोल्ड से रिलेटेड कोई केमिकल लेते हो, या सिल्वर से रिलेटेड लेते हो, या मरकरी से रिलेटेड लेते हो, वो महंगे केमिकल्स होते हैं, तो आप उनको ग्राम में भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आज के रेट में, आज जो है 25 अप्रैल के आसपास हो रहा है ये 2020, आज के डेट में अगर आप 1 ग्राम गोल्ड की कीमत निकालोगे ना तो करीब करीब वो हो जाता है 5000 रुपए का, तो आप उतना भी यूज नहीं कर सकते। तो आप क्या करते हो, उसको मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, नैनोग्राम में यूज करते हो। ठीक है, तो और छोटे यूनिट का भी हम प्रयोग करते हैं प्रयोगशाला में, जैसा मैंने बताया है ना। तो जैसा हमने तालिका 1.1 का अध्ययन किया था, यहाँ पर इससे पहले ये एक लिखा था कि तालिका 1.1 में आपने ऐसा पढ़ा लिखा है, इसलिए मैंने तालिका फिर से लगा दिया है। इसके बारे में आपको पहले पढ़ा चुका हूं कि लंबाई के लिए एल है, मीटर द्रव्यमान का किलोग्राम है, समय का सेकंड है, विद्युत धारा का एम्पियर है, केल्विन टी उष्मा गति के तापक्रम के लिए है, पदार्थ की मात्रा मोल में, और ज्योति तीव्रता ये कैंडेला में, आई न्यू, ये न्यू लिखा है ना, ध्यान रखना, आई न्यू, ये सब चीजें मैं पहले पढ़ा चुका हूं आपको, तो ज्यादा इसमें मैं बात नहीं करूंगा। अब हम बात करेंगे आयतन की। ठीक है, आयतन, तो आयतन क्या है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे किसी चीज का आयतन निकल आता है, बहुत सिंपल है। तो इसमें लंबाई को भी मीटर में, चौड़ाई को भी मीटर में, ऊंचाई को भी मीटर में, तो मीटर क्यूब, मीटर का घात 3 ऐसा लगाते हैं। तो आयतन का कोई अलग से ऐसा यूनिट नहीं है, बल्कि जो लंबाई का ऐसा यूनिट है उसी से हम इसको निकालते हैं। ठीक है, किसी पदार्थ द्वारा घेरे हुए स्थान को आयतन कहते हैं। ये तो ठीक है, आपका भी आयतन है, मेरा भी आयतन है, हर एक पदार्थ का आयतन है, वो घेरा हुआ है, चाहे वो लिक्विड है, गैस है, सॉलिड है, कोई भी चीज है। आयतन के मात्रक लंबाई के घात 3 आप देख सकते हैं होता है। क्यों लंबाई, क्योंकि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ये तीनों चीजें होती हैं इसमें, तो लंबाई के लिए यही इस्तेमाल करते हैं तीनों के लिए, है ना। अतः एसआई पद्धति में आयतन का मात्रक मीटर क्यूब होता है, क्योंकि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों का आप मीटर में लेंगे, लेकिन 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा कहेंगे तो बहुत बड़ा चीज हो जाता है ना। तो हम उससे छोटे में फिर सेंटीमीटर ले लेते हैं, और छोटे में मिलीमीटर ले लेंगे। तो जितना छोटा आप लेते जाओगे, अभी आप देखिए, जैसे कि आपको ये फिगर दिखाता हूं मैं, इस फिगर को देखिए, ये आयतन, इसको आप ठीक से समझ पाएंगे। ठीक है, ये 1 मीटर लंबा है, ऊंचा है, 1 मीटर चौड़ा है, 1 मीटर ऊंचा है, मतलब लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई तीनों 1 मीटर है इसकी। ठीक है, अब इसको ये छोटे छोटे भागों में बांटा हुआ है। कैसे छोटे भागों में बांटा हुआ है, तो लंबाई को भी 10 भागों में, 10 तो ब्लॉक है, देख सकते हैं 10 ब्लॉक बॉक्स है, ऊंचाई को भी 10 में, और ये ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई तीनों को ऐसे 10-10 पार्ट में बांटा हुआ है। तो
अब देखिए, इसमें किसी एक बॉक्स की आप देखिए लंबाई जो है ये 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस पूरे बॉक्स की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब एक बॉक्स की 1 सेंटीमीटर है, ये देखिए, तो एक बॉक्स की लंबाई चौड़ा ऊंचाई यानी आयतन आप निकालोगे तो 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 सेंटीमीटर ऊंचा, ये 3 चीजें हैं, ठीक है। तो इन तीनों को आप सेंटीमीटर में दिखाएंगे तो 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, ऐसा आप करेंगे लंबाई चौड़ा ऊंचाई के लिए। तो एक 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 तीनों को गुणा करेंगे तो एक ही आएगा, लेकिन सीएम 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 को गुणा करेंगे तो सीएम क्यूब आएगा। इसलिए पूरे एक बॉक्स का यहां पर अंदर में जो एक बॉक्स है इसका आयतन हुआ 1 सेंटीमीटर क्यूब, इसका आयतन हुआ, ठीक है। अब मान लो आप पूरे का निकालना चाहते हो, पूरे एक बॉक्स का, तो इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितना है, 10 सेंटीमीटर गुणित 10 सेंटीमीटर गुणित 10 सेंटीमीटर, ऐसा आप निकालेंगे क्योंकि ये पूरे बॉक्स का है, बड़ा बॉक्स का। तो 10 10 10 का हो गया 1000, ठीक है, और सेंटीमीटर क्यूब हो गया ये, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब ये हुआ, ठीक है। अब ध्यान रखिए इस चीज को कि सेंटीमीटर क्यूब, इसको सीसी भी बोलते हैं, इसके बराबर होता है एमएल, मिलीलीटर। 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर 1 मिलीलीटर, और 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है 1 लीटर। अब ध्यान से देखिए क्या बता रहा हूं मैं आपको, सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml के बराबर, और 1000 ml के बराबर 1 लीटर। तो ये देखिए 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1000 ml और 1000 ml बराबर 1 लीटर। तो ये जो पूरा है देख सकते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ये हुआ जो कि 1000 ml के बराबर है और ये 1 लीटर के बराबर है, ठीक है। अब ये जो है 1 लीटर जो है 1 डेसीमीटर क्यूब माना जाता है। क्यों पता है? क्योंकि ये 1 मीटर क्यूब का 10वां हिस्सा है। अब देखिए ध्यान से, जैसे यहां पर हमने 10 सेंटीमीटर लिया है, अगर हम इसको 100 सेंटीमीटर लेते तो 1 मीटर होता ना, तो 1 मीटर का 10वां हिस्सा लिया है हमने, इसलिए यहां पर डेसीमीटर लिखा है। डेसी का मतलब होता है 10वां हिस्सा, ठीक है। तो इस पूरे बॉक्स का जो कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब है उसको 1000 ml कहा। 1000 ml 1 लीटर के बराबर है और 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर है, क्योंकि हर बार आपने मीटर का 10वां हिस्सा लिया है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मीटर के 10-10वें हिस्से में है, इसलिए, ठीक है। तो चलिए अब इसको एक बार वापस आते हैं पर यहां पर क्या लिखा है आगे और पढ़ते हैं, ठीक है। द्रव्यों के आयतन को मापने के लिए प्रायः लीटर मात्रक का उपयोग किया जाता है, जो एसआई मात्रक नहीं है, क्योंकि एसआई मात्रक है मीटर क्यूब, ठीक है, वो लीटर नहीं है एसआई मात्रक, ध्यान रखेंगे आप। 1 लीटर के बराबर 1000 ml होता है और 1 ml के बराबर होता है 1 ml के बराबर होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब, जिसको सीसी भी बोल देते हैं, सेंटीमीटर क्यूब सीसी ऐसा। तो फिर से बता रहा हूं, 1 लीटर बराबर 1000 ml बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 डेसीमीटर क्यूब, क्योंकि इतने को निकालने के लिए हमने 1 मीटर क्यूब का 10वां हिस्सा लिया था। 1 मीटर गुणित 1 मीटर गुणित 1 मीटर, इसका होता 1 मीटर क्यूब, लेकिन हमने 1 मीटर का 10वां हिस्सा लिया 10 सेंटीमीटर, इस 1 मीटर का भी 10वां हिस्सा लिया 10 सेंटीमीटर, इस 1 मीटर का भी 10वां हिस्सा लिया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया 1000 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि 1 मीटर क्यूब का 10वां हिस्सा है, इसलिए हम इसको कहते हैं डेसीमीटर क्यूब। 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 डेसीमीटर क्यूब हुआ, 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर हुआ, क्योंकि हमने 1 मीटर की जगह हर बार 10 सेंटीमीटर लिया है, जो कि 1 मीटर का 10वां हिस्सा है, और डेसी का मतलब 10वां, समझ लीजिए। अब प्रयोगशाला में द्रव्यों या विलयनों के आयतन को मापने के लिए असांकित सिलेंडर, ब्यूरेट, पिपेट आदि का उपयोग किया जाता है। चलिए अब एक चीज और दिखा देता हूं आपको। ये
इतनी सारी चीजों का हम प्रयोग कर सकते हैं। यहां पर है ये अंशांकित सिलेंडर, ठीक है, अंशांकित, ध्यान रखेंगे कि शब्दों का, ठीक है। इसमें क्या किया है देखिए, ये जो है कांच का, ग्लास का एक ऐसा सीधा सा एक ट्यूब जैसा होता है, ठीक है। कितना बड़ा ट्यूब होता है, तो ये छोटे से लेकर के बड़े तक और चौड़े तक होता है। छोटे वाले में 100 ml तक का होता है, थोड़ा बड़ा लेंगे तो 500 ml यानी आधा लीटर का होता है, और थोड़ा बड़ा लेंगे तो 1 लीटर का होता है, और बड़े बड़े भी होते होंगे जिसमें 5 लीटर 10 लीटर भी आता होगा, ठीक है। कभी कभार आप इसको ये देख सकते हैं, जो पेट्रोल पंप वाले हैं वो लोग ऐसे डीजल वगैरह नापने के लिए भी ऐसे रखे रहते हैं, इस टाइप का एक, वो प्लास्टिक का रखे रहते हैं लेकिन, ठीक है। तो ये अंशांकित सिलेंडर है, आप इसमें देख सकते हैं ये ml के लिए है, 100 ml के लिए, मतलब छोटा सा, इतना बड़ा रहेगा ये वाला जो फोटो है, इतने बड़े ये अंशांकित सिलेंडर का फोटो है ये, ठीक है। और मैंने बताया कि बड़ा वाला भी होता है जो 1 लीटर का होता है। तो इसमें ऐसे ये अंश बने होते हैं जिसमें 100 ml तक जो है बना हुआ है, 10 ml 20 ml से लेकर के। इसका प्रयोग हम क्या करते हैं, नापने के लिए, कि मान लो आपको 100 ml 20 ml 30 ml लेना है, तो आप इसमें नापिए, और मान लो 3-4 प्रकार की चीजें लेकर के मिलाना है आपको। मान लो आपको एक अल्कोहल लेना है ना, एक पानी लेना है, और शक्कर लेना है या नमक लेना है, इन सबको मिलाना है आपको। तो आप क्या करेंगे, इसमें से नाप के आप लिक्विड को भरेंगे और तौल करके आप शक्कर को भरेंगे। किसमें भरेंगे, आयतन मापी फ्लास्क। ये एक फ्लास्क है, तो एक्चुअली मापी नहीं है, ये मिलाने के लिए यूज होता है। क्यों मिलाने के लिए यूज होता है, क्योंकि आप देख सकते हैं नीचे चौड़ा है, ऊपर पतला है, और फिर ये ऊपर बंद करने का है। तो आप ऐसा करके आप इसको ऐसे ऐसे हिला करके मिलाएंगे कोई चीज, तो इसमें से गिरता नहीं है ना, आसानी से मिल जाता है। तो ऐसे ऐसे हिलाकर मिलाने के लिए इसको यूज करते हैं। ये पिपेट है और ये ब्यूरेट है। पिपेट को क्या करते हैं, जैसे मान लो कोई लिक्विड, पिपेट छोटे से लेकर बड़े तक होता है, माइक्रो पिपेट भी होता है और थोड़ा सा बड़ा पिपेट भी होता है। तो उसमें माइक्रो लीटर से लेकर के मिलीलीटर से लेकर के और थोड़े ज्यादा तक आप खींच सकते हो। तो ऐसे पिपेट को ऐसे लिक्विड में डुबा के ऐसे धीरे से ऐसे खींचते हैं उसमें से लिक्विड, तो लिक्विड ऊपर चढ़ता है, फिर एक वहां पर मार्क रहता है, वहां तक ला करके फिर किसी चीज में उसको छोड़ देते हैं, तो उतना लिक्विड हमको मिल जाएगा फिक्स। और ये बहुत अच्छे ढंग से नाप के देता है आपको, मतलब इसमें से नापा हुआ जो लिक्विड है उसका अमाउंट जो है, वॉल्यूम जो है वो एकदम फिक्स रहेगा, आपको उसमें गड़बड़ी नहीं होगा। तो पिपेट इसके लिए यूज किया जाता है, थोड़े बहुत अमाउंट के लिए, एक बार दो बार खींचने के लिए, है ना। एक ब्यूरेट है, ब्यूरेट भी लगभग इसी टाइप का चीज है, लेकिन इसमें क्या करते हैं अपन, इसको एक स्टैंड में ऐसे फिक्स कर देते हैं, एक स्टैंड में इसको लगा करके रख देते हैं, ठीक है। और इसमें कोई लिक्विड भर देते हैं, जो लिक्विड हमको लेना रहता है बार बार, है ना। यहाँ पर एक वाल्व लगा हुआ है। अब ये से जो है ml दिया है, 1 2 3 4 उल्टा छपा हुआ है, आप देख सकते हैं 50 ml तक का है। फिर हम क्या करते हैं, मान लो हमको 10 ml लिक्विड लेना है, तो नीचे अपन एक बीकर रखेंगे और फिर हम इसको वाल्व को छोड़ देंगे, मतलब खोल देंगे, तो ये लिक्विड जो है से गिरेगा नीचे, तो ऐसे नीचे आते जाएगा, तो 10 में जहां पर आएगा वहां पर हम इसको रोक देंगे, तो 10 ml आपका लिक्विड यहां पर मिल गया, ठीक है। तो ब्यूरेट का इस्तेमाल थोड़ा ज्यादा लिक्विड लेने के लिए करते हैं, मतलब पिपेट की तुलना में, पिपेट की तुलना में ज्यादा लेना है तो ब्यूरेट को लेंगे, और ब्यूरेट से भी बहुत ज्यादा लेना है तो अंशांकित सिलेंडर को लेंगे, और इनको लेकर के हम लिक्विड को नाप सकते हैं। तो ये सभी चीजें लिक्विड के आयतन को नापने वाले चीजें हैं, जिनका नाम अभी यहां पर हमने लिया है, ठीक है। आयतन मापी फ्लास्क का उपयोग ज्ञात आयतन का विलयन बनाने के लिए किया जाता है, और विलयन बनाने के लिए आपको ऐसे ऐसे हिलाना है, तो उसके लिए ये बढ़िया काम करता है ये वाला फ्लास्क, ठीक है। मापन के उपकरणों को चित्र में दिखाया गया है, जैसा मैंने आपको दिखाया, ठीक है, ये ठीक है। अब हम बात करेंगे घनत्व की, किसी पदार्थ का घनत्व क्या चीज है। तो जैसे मान लो ये कोई पदार्थ है, इसमें कोई भी प्रकार के अणु या परमाणु से बना हुआ है, आयन से बना हुआ है, जो भी चीज से बना हुआ है, तो ये जो कण है, आयन परमाणु जो भी, ये कितने पास पास स्थित हैं, उसके आधार पर इसका आयतन ये रहेगा, घनत्व रहेगा। मान लो इसके अणु बहुत पास पास में है, अणु या परमाणु या कण जो भी है वो बहुत पास पास में है, तो ये पदार्थ ज्यादा सघन माना जाएगा, इसका घनत्व ज्यादा माना जाएगा और इसका वजन भी ज्यादा रहेगा। लेकिन अगर इसके कण, परमाणु, अणु वगैरह वो दूर दूर है, तो फिर ये कम सघन माना जाएगा, है ना, इसका घनत्व तो कम माना जाएगा और ये इसका वजन भी कम होगा। तो एक्चुअली ये जो चीजें हैं ये वॉल्यूम पे डिपेंड करती हैं। अगर ज्यादा वॉल्यूम है और कण कम है तो सघन कम रहेगा,
लेकिन अगर वॉल्यूम कम है और कण ज्यादा भरे पड़े हैं तो सघनता ज्यादा रहेगी, घनत्व ज्यादा रहेगा। जैसे हम जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं कि मान लो इस स्टेट में या इस शहर में जनसंख्या घनत्व कम है, मान लो कि यहां पर 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में मान लो 400 लोग रहते हैं या 1000 लोग रहते हैं, लेकिन मान लो आप दिल्ली में चले जाएंगे तो वहां पर जनसंख्या घनत्व इससे कई गुना ज्यादा है कि वहां पर 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में करीब 7000 लोग रहते हैं। तो उस तरह से मतलब कम जगह में ज्यादा चीजें होना वो घनत्व ज्यादा हो जाता है, और अगर ज्यादा जगह में कम लोग रहते हैं या कम चीजें रहती हैं तो घनत्व कम हो जाता है। ठीक है, तो अब घनत्व के लिए हम एक ये जो फार्मूला डिराइव करते हैं वो है द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक है, द्रव्यमान आप जो निकालते हो किलोग्राम ग्राम में, और आयतन। तो जैसा मैंने अभी कहा घनत्व जो है आयतन का व्युत्क्रमानुपाती है। अगर आयतन ज्यादा हो जाएगा तो घनत्व कम हो जाएगा, और आयतन कम होगा तो घनत्व ज्यादा हो जाएगा। मतलब कम जगह पे ठोस मटेरियल आपको मिलेगा, ऐसा है। ठीक है, अब इसका अगर आप निकालना चाहो, इसका जो यूनिट है हम आगे निकाल के बता रहे हैं आपको। किसी पदार्थ का घनत्व उसके प्रति इकाई आयतन का द्रव्यमान होता है। अतः घनत्व के एसआई मात्रक इस प्रकार प्राप्त किए जा सकते हैं। कैसे, देखिए द्रव्यमान का एसआई मात्रक लिखिए और आयतन का लिखिए। ये देखिए द्रव्यमान का और आयतन का एसआई मात्रक। द्रव्यमान का एसआई मात्रक है किलोग्राम और आयतन का है मीटर क्यूब एसआई में, है ना। अब आप हमेशा पढ़ते हो कि जब नीचे का कोई चीज है उसमें जो घात लगा हुआ है, अगर ये ऊपर आता है तो एक घात का चिन्ह बदल जाता है। मान लो नीचे प्लस है तो ऊपर आकर माइनस हो जाएगा, नीचे माइनस है तो ऊपर आके प्लस हो जाएगा। तो हम इस ये जो प्लस वाला है मीटर क्यूब का प्लस है, देख सकते हैं, इसको ऊपर लाते हैं तो ये माइनस हो जाता है। तो देखिए kgm-3 हो जाएगा। देखिए kgm-3 ऊपर ले आए इसको, तो अब इसको क्या पढ़ोगे आप, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, क्योंकि माइनस में है तो पर मीटर क्यूब। मान लो ऐसा लिखा रहता किलोग्राम मीटर क्यूब बोलते हैं हम इसको, लेकिन ये माइनस है तो पर मीटर क्यूब हुआ, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। माइनस नहीं होता तो किलोग्राम मीटर क्यूब, पर नहीं लगाते अपन। पर का मतलब है कि वो नीचे में है, माइनस में है। तो इस तरह से घनत्व का जो एसआई यूनिट है वो किलोग्राम पर मीटर क्यूब हुआ। ठीक है, ऐसा है। यह मात्रक बहुत बड़ा है, क्योंकि पर मीटर क्यूब मतलब 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा, ऐसा आप कोई मटेरियल लेते हैं उसका घनत्व निकाल रहे हैं। कम का निकालना है तो आप क्या करेंगे, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ले सकते हैं। ठीक है, ताकि 1 सेंटीमीटर में हम निकाल सकते हैं, ग्राम में निकाल सकते हैं। ये किलोग्राम में है, वो ग्राम में हो जाएगा, है ना, ऐसा है। रसायनज्ञ पृथक घनत्व को ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में निकालते हैं। मतलब किलोग्राम जो था उसको आपने 1000 में डिवाइड किया, और जो मीटर था उसको आपने 100 में डिवाइड किया। इन दोनों को लेकर के आपने ग्राम बनाया और सेंटीमीटर बनाया, और इसको ले लिया आपने। द्रव्यमान को ग्राम में और आयतन को सेंटीमीटर क्यूब में व्यक्त किया है आपने। किसी पदार्थ का घनत्व यह बताता है कि उसमें कण कितने पास पास स्थित हैं। मैंने बताया अभी, घनत्व ज्यादा मतलब ज्यादा पास पास, घनत्व कम मतलब दूर दूर। यदि घनत्व अधिक है तो इसका अर्थ है कि पदार्थ के कण बहुत पास पास व्यवस्थित हैं, और अगर नहीं तो दूर दूर व्यवस्थित है। ये आप अंडरस्टूड है, समझ सकते हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे तापमान की, टेम्परेचर। ठीक है, तापमान नापने के लिए आप थर्मामीटर का प्रयोग करते हो। थर्मामीटर यहां पर या तापमान के लिए हम 3 यूनिट को जनरली लेते हैं। एक हम एसआई यूनिट लेते हैं केल्विन। ठीक है, केल्विन एसआई यूनिट है, आपको पता है। उसके अलावा साधारण बोलचाल में हम सेंटीग्रेड को लेते हैं, जो सीजीएस का यूनिट था, सेंटीग्रेड। और एक और लेते हैं, वो फारेनहाइट है। फारेनहाइट को आप शरीर का तापमान नापने के लिए लेते हो। जैसे आप कहते हो कि मेरे शरीर का तापमान 98.6 फारेनहाइट है, बढ़ गया, बुखार हो गया तो 100 हो जाएगा, 102 हो जाएगा, 104 हो जाएगा। जैसे बोलते हैं 104 का बुखार हो गया, तो 104 क्या चीज है, फारेनहाइट, है ना। जनरली आप जो टेम्परेचर नापते हो वो सेंटीग्रेड में नापते हो। जैसे आप क्या कहते हो कि आज बहुत गर्मी है, दिल्ली का तापमान 48 हो गया है आज, तो 48 हो गया मतलब वो सेंटीग्रेड है, दिल्ली का तापमान, ऐसा। केल्विन का जो इस्तेमाल करते हैं अपन, साधारण बोलचाल में नहीं करते हम उसको। ये जो केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, इसके कैलकुलेशन में या बायोलॉजी में हम इसकी बात करते हैं। जनरली केमिस्ट्री फिजिक्स में इसका ज्यादा इस्तेमाल होता है, केल्विन का। तो यहां पर आप समझ लीजिए कि इन तीनों का क्या संबंध है, ये भी हम बात करेंगे अभी।
तो पहले मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। ताप को मापने के लिए 3 सामान्य पैमाने हैं, डिग्री सेल्सियस, सेंटीग्रेड भी कहते हैं इसको, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। ध्यान रखना, सेंटीग्रेड के लिए, सेल्सियस के लिए डिग्री और फ़ारेनहाइट के लिए डिग्री टर्म यूज करते हैं, ये जो डिग्री लगाया हुआ है। लेकिन केल्विन के लिए हम यहां पर डिग्री को इस्तेमाल नहीं करते हैं। यहां केल्विन एसआई मात्रक है, ये भी पता है। इन पैमानों पर आधारित तापमापियों को चित्र 1.8 में दिखाया गया है। ये हम अभी बात करेंगे, थोड़ा सा पहले पढ़ा दूं मैं आपको, फिर बात करते हैं। साधारणतया सेल्सियस पैमाने वाले तापमापियों को 0 से 100 डिग्री तक दिखाया जाता है, क्योंकि 0 जो है ये फ्रीजिंग पॉइंट है, जल का हिमांक बिंदु है, और 100 डिग्री सेल्सियस जल का क्वथनांक बिंदु है। 0 में जल जम जाता है, हिमांक है, और 100 में उबल जाता है। फ़ारेनहाइट को 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रखा जाता है, क्योंकि ये हिमांक है और ये क्वथनांक है। ठीक है, इन दोनों में क्या संबंध है? देखिए, इन दोनों में ये संबंध है। इस संबंध को थोड़ा सा पढ़ लीजिए, मैं बता देता हूं आपको। डिग्री फ़ारेनहाइट निकालना है तो सेल्सियस को पहले 9/5 करके इसमें 32 जोड़ देंगे आप। ठीक है, इसलिए 0 डिग्री जो है 32 फ़ारेनहाइट आता है, क्योंकि यहां पर सेंटीग्रेड में 0 रख देंगे तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाती है, प्लस 32 करेंगे तो 32 आता है। इसलिए 0 डिग्री फ़ारेनहाइट तो 32, 0 डिग्री सेल्सियस तो 32 फ़ारेनहाइट आता है। लेकिन फिर बाकी और ऊपर निकालेंगे तो इस फार्मूले में रख के आपको निकालना पड़ेगा। तो इस फार्मूले को थोड़ा ठीक से आप देख लीजिए 1-2 बार लिख करके, क्योंकि अगर आपको फार्मूला कौन सा है पूछेगा तो ये चारों में ऑप्शन जो देगा उनमें ये थोड़ा बहुत बदल के देगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो फ़ारेनहाइट का मतलब है 9/5C + 32, इस फार्मूले को ध्यान रखेंगे। ठीक है, और केल्विन के लिए हम क्या करते हैं, हम सेंटीग्रेड में 273 जोड़ देते हैं, 273 जोड़ देते हैं, 273.15 है एक्चुअली। तो 273.15 हम सेंटीग्रेड में कभी भी जोड़ेंगे तो केल्विन आ जाएगा। इसके लिए आपको फार्मूला को ज्यादा रटने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल है कि केल्विन जो है हमेशा सेंटीग्रेड से 273 ऊपर रहता है। जैसे 0 सेंटीग्रेड कहेंगे तो 273 केल्विन हो जाएगा, ऐसा है। अब चलिए इसको पढ़ते हैं। ये 3 थर्मोमीटर है, इसमें जो केल्विन वाला है ये तो मैं भी नहीं देखा हूं, बाकी दोनों को मैं देखा हूं। ठीक है, आप भी देखे होंगे। ये जो थर्ड वाला है फ़ारेनहाइट, इसी में सेल्सियस का भी मार्किंग रहता है। आपके घर में वो जो टेम्परेचर नापने का रहता है, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक वाला आ गया है, नहीं तो ऐसे मरकरी वाला ही आता था। आप देखे होंगे ऐसे ऐसे झटका मार के उसको ऐसे जीभ के नीचे रखते थे, फिर देखते थे ऐसे करके, उसमें दोनों मार्किंग रहता है। लेकिन जनरली तीनों अलग अलग भी आते हैं, मैं आपको बता देता हूं क्या क्या है। ये केल्विन वाला है, ये सेल्सियस, ये फ़ारेनहाइट है। तो आप देख सकते हैं क्या क्या है। जल का हिमांक ये 0 डिग्री है, जल का क्वथनांक 100 डिग्री है। तो 0 डिग्री में केल्विन 273 हो जाएगा, आप देख सकते हैं। और जीरो डिग्री में जल का हिमांक है तो ये केल्विन में 273 हो जाएगा और इसमें 32 हो जाएगा, ये तो मैंने आपको बताया। और क्वथनांक को याद रखिए, 100 डिग्री है तो आपको पता है, इसमें 273 जोड़ दीजिए तो 373 हो जाएगा ये। और ये 212 फ़ारेनहाइट है, ये भी आप एक याद रख लीजिए। ये याद रखने वाली चीजें हैं ताकि आपको कैलकुलेशन करना ही ना पड़े वहां पर। ठीक है, अब 2 जगह और चीजें आती हैं जिनको हमको नापना है। एक तो है कक्ष का तापमान यानी रूम टेम्परेचर 25 डिग्री, और दूसरा होता है मानव शरीर का तापमान, ये 37 डिग्री। इन दोनों को नापना है। तो 25 डिग्री में केल्विन को 273 जोड़ दिए 298 आ जाएगा, और 37 डिग्री में 273 जोड़ दिए 310 आ जाएगा। ये इसको निकालना आसान है। फ़ारेनहाइट को निकालना है 9/5 सेंटीग्रेड + 32। तो आप देख सकते हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस जो रूम का तापमान है उसमें हो जाता है 77, और शरीर का तापमान 98.6। ये तो आपको याद होगा शायद, क्योंकि ये जनरली थर्मामीटर वगैरह में चेक करते हैं तो बताते हैं कि भाई ये ज्यादा हो रहा है, मतलब आपको बुखार है। कम नहीं होता जनरली, क्योंकि शरीर का तापमान अगर कम हो गया ना, उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोथर्मिया। उसमें व्यक्ति की बहुत जल्दी मौत हो जाती है। और ये कंडीशन कब आता है पता है? जैसे मान लो आपको बहुत ठंडे इलाके में आप घूम रहे हो और आप बर्फीले पानी में, जिसका बहुत नीचे तापमान है, एकदम बर्फ जैसा तापमान है, उसमें आप गिर गए और आप 10, 15, 20 सेकंड तक आप नहीं निकल पाए, तो शरीर का तापमान एकदम से बाहर जाने लगता है ठंडे पानी में,
हीट जो है तो एकदम शरीर का तापमान गिरने लगता है। और हमारा जो ब्रेन का हाइपोथैलेमस है, ब्रेन में एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, वो इस टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाता, क्योंकि शरीर उतनी तेजी से हीट प्रोड्यूस नहीं कर पाती जितना तेजी से बाहर जाती है। तो ब्रेन की एक्टिविटी भी डिस्टर्ब होने लगती है और धीरे से फिर व्यक्ति कोमा में चला जाता है, हाथ पैर चलाना उसका बंद हो जाता है और फिर उसकी मौत हो जाती है। तो हाइपोथर्मिया में बहुत जल्दी मौत होती है। बुखार होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, आदमी को वीकनेस चालू हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर में भी एंजाइम्स काम नहीं करते शरीर के, वीकनेस आने लगती है, लेकिन वो जल्दी मरता नहीं है ना। बुखार में भी हो 1 आध 2 दिन 3 दिन वो जिंदा रहेगा, कितना भी तेज बुखार रहेगा, तो फिर धीरे से उसकी मौत होती है। लेकिन हाइपोथर्मिया में कुछ मिनटों में, 1-2 मिनट में ही व्यक्ति की मौत हो जाती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको ये चीजें बताया कि क्या क्या तापमान नापने के लिए है। अब है संदर्भ मानक। ठीक है, संदर्भ मानक का मतलब क्या है कि मान लो हमने इंटरनेशनल लेवल पे इसको डिसाइड कर दिया कि भाई ये मीटर है, ये इसका इतनी लंबाई है, सेकंड है ना, ऐसा। लेकिन कंट्री लेवल में, स्टेट लेवल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में या किसी सिटी लेवल में हम इसको स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हैं। और ये जो है गवर्नमेंट बॉडीज के द्वारा किया जाता है। जैसे हमने पहले भी एक इसमें चैप्टर में, इसी में चैप्टर किसी लेक्चर में हमने बात किया है, दूसरे लेक्चर में, है ना। किलोग्राम या मीटर सदिश मापन के मात्रक की परिभाषा निश्चित करने के पश्चात वैज्ञानिकों ने संदर्भ मात्रकों की आवश्यकता अनुभव की, ताकि सभी मापन उपकरणों को मानकीकृत किया जा सके। क्योंकि आपके पास नापने की जो चीजें हैं, मान लो आप लंबाई नापना चाहते हो तो टेप के द्वारा से नाप लेते हो कि मीटर में है, सेंटीमीटर में है, या स्केल के द्वारा नाप लेते हो, या वजन नापना है तो वेइंग मशीन के द्वारा, तराजू के द्वारा नापते हो। तो इनका स्टैंडर्डाइजेशन करना पड़ेगा ना, जो सही माप दे रहे हैं कि नहीं। मान लो आप कैसे में भी नाप लिए कि 1 मीटर है, टिका दिया, मान लो 1 मीटर नहीं हुआ, कम हो गया, ज्यादा हो गया, तो फिर कैसे करेंगे। तो दुकानों में भी इस चीज को मेंटेन करना पड़ता है। उसके लिए गवर्नमेंट बॉडीज के जो ऑफिसर्स हैं आते हैं, चेक करते हैं कि आप सही नाप रहे हो कि नहीं नाप रहे हो, है ना, और उस पर फिर एक्टिविटी वो करते हैं, एक्शन करते हैं। मीटर छड़ों, वेस्लेशी के तुलाओं आदि उपकरणों को उनके निर्माताओं द्वारा अंशांकित किया जाता है ताकि वे विश्वसनीय मापन दे सके, परंतु इसमें से प्रत्येक उपकरण को किसी संदर्भ के सापेक्ष मानकीकृत किया जाता है। तो मैंने पहले भी एक बार अभी कहा था इसी लेक्चर में कि जो मशीन बनाते हैं, वेइंग मशीन, जैसे एनालिटिकल, ये जो तुला आपने यूज किया, विश्लेषीय तुला, वो सही वजन दे रहा है कि नहीं दे रहा है, या जो नापने के लिए आप छड़ या टेप का प्रयोग कर रहे हैं वो सही है कि नहीं। उसको बनाते समय उसको बार बार चेक किया जाता है, बार बार टेस्ट किया जाता है, ताकि वो सही रिजल्ट दे सके आपको। क्योंकि अगर वो गलत रिजल्ट दे रहा है, आप लेबोरेटरी में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आपका एक्सपेरिमेंट बिगड़ जाएगा। या मान लो आप दुकान वाले हो, आपने तौल के दिया, मान लो 1 किलोग्राम शक्कर तौल के दिया, पता चला वो 900 ग्राम हुआ या 950 ग्राम हुआ, कम हो गया, ज्यादा होता नहीं। मैं आपको बताऊं, दुकान वाले ज्यादा तौल के तो नहीं देते, कम ही तौल के देते हैं। तो ये ना हो, इसके लिए बार बार चेक किया जाता है। और गवर्नमेंट के भी जो ऑफिसर्स हैं वो भी आके बार बार चेक करते हैं दुकानों में कि आपका जो तुला है, आपका जो वेइंग मशीन है, तराजू है, वो सही काम कर रहे हैं कि नहीं। अगर वो गलत है तो फिर उसके ऊपर एक्शन हो जाता है, पेनाल्टी लग जाता है। ठीक है। सन 1889 से द्रव्यमान का मानक किलोग्राम है। तो मैंने पहले ही बताया है कि जो फ्रांस में रखा गया एक रॉड है, सिलेंडर है, रॉड है, उसका वजन जो है 1 किलोग्राम है, उसी को मानक के तौर पे यूज किया गया है, और उसी की लंबाई को 1 मीटर माना गया है। 1 मीटर लंबा है और 1 किलोग्राम वजन है उसका। प्लेटिनम इरिडियम का बना हुआ एक छड़ है ना। फ्रांस के सेवरस में प्लेटिनम इरिडियम सिलेंडर के द्रव्यमान के रूप में परिभाषित किया गया है। इसको मैं कई बार बता चुका अभी मैं आपको। जो भार तथा मापन के अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो में एक हवाबंद डिब्बे में रखा हुआ है। इस मानक के लिए प्लेटिनम इरिडियम की मिश्र धातु का चयन किया गया क्योंकि यह रासायनिक अभिक्रिया के प्रति अवरोधी है और अति दीर्घ काल तक इसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। प्लेटिनम इरिडियम की जो छड़ है वो बहुत रेजिस्टेंट मटेरियल है, जल्दी से हवा पानी को उस पर असर नहीं होता। हालांकि वो तो हवा बंद डिब्बे में रखा गया है जिसमें हवा भी नहीं जा सकता, तो बहुत लंबे समय तक उसके वजन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि रखे रखे भी कई पदार्थ जो है बिना कुछ बाहरी संपर्क में आए भी उनका वजन कम ज्यादा हो सकता है, डिके होकर के या अणु परमाणु में परिवर्तन आके,
लेकिन ऐसा इसके साथ नहीं होने वाला है लंबे समय तक, इसलिए इसको स्टैंडर्डाइज किया गया है। इसी की लंबाई को हम 1 मीटर नापते थे ना पहले, जो अब जो लाइट की जो वेग है उसके आधार पर निकाल लिया गया है। नया जो सिस्टम है, पुराना इसी की लंबाई को लिया गया था 1 मीटर। द्रव्यमान के नए मात्रक के लिए वैज्ञानिक गण प्रयत्नशील है, नया कोई और मानक निकाल सके, लेकिन अभी तक नहीं निकाल पाए हैं, जो है उसको यूज नहीं करते हैं अभी तक। इसके लिए एवोगैड्रो स्थिरांक का यथार्थपरक निर्धारण किया जा रहा है। एवोगैड्रो 6.023 10⁻23। मैंने इसके बारे में आपको बताया है कि एक मोल जो है ये एवोगैड्रो नंबर है, इसके अंदर इतने कण होते हैं। एक प्रतिदर्श की सुपरिभाषित द्रव्यमान में परमाणुओं की संख्या के यथार्थ मापन पर इस नए मानक पर कार्य केंद्रित है। प्रतिदर्श का मतलब सैंपल, मतलब आपने जैसे मान लो इतना सारा मटेरियल दे दिया, तौल के दे दिया कि मैंने चलो 1 ग्राम कार्बन आपको दे दिया या 12 ग्राम आपको कार्बन दे दिया। अब बोलेंगे इसके अंदर कितने कार्बन के कण हैं गिन के बताइए, तो आप उसको इसी एवोगैड्रो नंबर से बताएंगे कि हाँ 12 ग्राम कार्बन दिए हो तो उसमें 1 एवोगैड्रो नंबर के बराबर कण है। जैसे आप 1 दर्जन कहते हो तो 12 होता है, वैसे एक एवोगैड्रो नंबर जो है वो 6.023 10⁻23 इतनी संख्या होती है, उतना है, आपने ऐसा बता दिया। ऐसी एक पद्धति जिसमें अति विशुद्ध सिलिकॉन के क्रिस्टल के परमाणुवीय घनत्व को एक्सरे द्वारा मापा जाता है की शुद्धता 10⁻6 में 1 अंश है। अब इसको समझिए क्या लिखा है, ठीक है। सिलिकॉन की एक बहुत शुद्ध क्रिस्टल को लिए जिसमें केवल सिलिकॉन के परमाणु है ना, अब उसके घनत्व को एक्सरे डिफ्रेक्शन द्वारा नापा गया। एक्सरे डिफ्रेक्शन क्या है, मान लो ये पदार्थ है, मान लो कि ये सिलिकॉन का वो पदार्थ है, इसमें एक्सरे डाला गया, वो एक्सरे के जो वो है बीम है वो पार्टिकल से टकरा टकरा के इधर उधर जाएगा, उसको डिफ्रेक्शन कहते हैं, उसको नापा जाता है। उससे हम इस सिलिकॉन का घनत्व निकाल लिए। तो ये जो घनत्व हम निकाले ये कितना शुद्ध रूप से निकाल पाए, कितना सही ढंग से निकाल पाए, आप इसकी तुलना कर सकते हो कि अगर हम इतने बार निकालेंगे तो उसमें केवल 1 बार गलती होने का चांस है। कितने बार हुआ, 10⁻6। आप सोचिए 1 2 3 4 5 6 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख बार आपने इस विधि से इसका घनत्व निकाला तो केवल 1 बार ऐसा होगा कि शायद इसका घनत्व एकदम सही नहीं निकला, बाकी 9,99,999 बार वो सही आया है। समझे बात, इसका ये मतलब है। तो एक्सरे डिफ्रेक्शन विधि है, एक्सरे डाल करके उसके डिफ्रेक्शन यानी अपवर्तन को नापते हैं, कहां इधर उधर जा रहा है बीम, उसके आधार पर उसको लेते हैं। ये एकदम मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, हालांकि ये पिछले 50 60 70 सालों से यूज हो रहा है, लेकिन फिर भी हम इसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी बोलते हैं। लेकिन इसे अभी तक मानक के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। और भी पद्धतियां हैं, परंतु इनमें से कोई भी पद्धति अभी तक प्लेटिनम इरिडियम छड़ के विकल्प के रूप में समर्थ नहीं है। ठीक है, तो अभी तक हमने जो प्लेटिनम इरिडियम छड़ का वजन लिया 1 किलोग्राम, लंबाई भी लिया 1 मीटर, हालांकि लंबाई के लिए हमने आपको वो जो प्रकाश का वेग है उसके आधार पर निकाल लिया, मैंने डेफिनेशन बताया है पहले वाले में। लेकिन वजन के लिए अभी तक हम कोई दूसरा चीज जो है मास के लिए हम नहीं ले पाए हैं। ऐसी आशा की जा रही कि वर्तमान दशक में कोई समुचित वैकल्पिक मानक विकसित किया जा सकेगा, तो नहीं किया जा सका है भाई अभी तक। ठीक है, कई दशक बीत गए। आरंभ में 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि इतने केल्विन पे रखी प्लेटिनम इरिडियम के उसी छड़ में जो 2 चिन्ह हैं उनके मध्य की लंबाई को 1 मीटर नापा गया था। मैंने बताया ना कि इसकी लंबाई को 1 मीटर और वजन को 1 किलोग्राम लिया गया था। सन 1960 में मीटर की लंबाई को क्रिप्टॉन लेजर से उत्सर्जित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का इतने गुना माना गया है। ठीक है, अब ये आप थोड़ा समझिए क्या चीज है। क्रिप्टॉन एक नोबल गैस है, आपको पता है। इसको गर्म करेंगे तो इससे लेजर निकलता है। लेजर मतलब बहुत पावरफुल बीम निकलता है। प्रकाश जो होता है, मैंने बताया है, प्रकाश जो है इसकी फ्रीक्वेंसी जो है बहुत ज्यादा से लेके बहुत कम होती है। 10⁻24 फ्रीक्वेंसी ये लेजर की होती है, जिसको अपन कहते हैं कॉस्मिक रे। ठीक है, कॉस्मिक रे, और ये फ्रीक्वेंसी कम होते चली जाती है। ठीक है, इसके बाद एक्सरे आता है, गामा रे आता है,
सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, कॉस्मिक रे पहले है, फिर गामा है, फिर एक्सरे है, फिर यूवी है, फिर विबग्योर है जिसको हम देख सकते हैं, ठीक है, बाकी को नहीं देख सकते, ये आपको पता है। फिर फार रेड है, इंफ्रारेड है, फिर फार रेड है, फिर फार रेड है, ऐसा है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो प्रकाश है इनका इधर जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, इधर जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी कम होती है, आवृत्ति इधर जाएंगे तो कम होती है, लेकिन तरंग दैर्ध्य बढ़ती है। आवृत्ति कम होती है तो तरंग दैर्ध्य बढ़ती है, समझ लीजिए। तरंग दैर्ध्य का मतलब क्या है, जैसे ऐसे तरंग जा रहा है, ठीक है, ऐसा, तो तरंग दैर्ध्य का मतलब है तरंगों के बीच की दूरी कितनी है। अगर तरंग दैर्ध्य ज्यादा है तो तरंगों के बीच की दूरी ज्यादा है, तो तरंगों की संख्या कम हो गई, क्योंकि तरंगों की संख्या उसकी आवृत्ति है। जैसे मान लो ये तरंग ऐसे ऐसे बहुत पास पास में रहता तो इसकी संख्या ज्यादा होती ना, तो आवृत्ति ज्यादा होती, लेकिन ये दूरी कम हो जाती तो वेवलेंथ कम हो जाती। तो आवृत्ति बढ़ी तो वेवलेंथ कम हुई, क्योंकि दूरी कम हो गई, इसका ये मतलब है। तो देखिए कि कितना पावरफुल तरंग दैर्ध्य हम ले रहे हैं। तरंग दैर्ध्य बहुत कम है उसका, और उसकी आवृत्ति बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो उस तरंग दैर्ध्य का इतना गुना, क्योंकि तरंग दैर्ध्य बहुत कम है तो उसका इतना गुना लेते हैं अपन, वो 1 मीटर होता है। तो ये आप देख सकते हैं काफी कम्बरसम है, ये भी है ना, असुविधाजनक संख्या है, कम्बरसम 1.65076373 ऐसा है, इंटू 10⁻⁶, ठीक है। तो इतने गुना लिया गया, किंतु यह मीटर की पूर्व सहमति लंबाई को सही रूप में दर्शाता है। तो इसको जरा ध्यान रखेंगे, क्रिप्टॉन का जो तरंग दैर्ध्य है उसका इतना गुना लिया है हमने, ठीक है, इसको थोड़ा याद कर लेना। सन 1983 में सीजीपीएम द्वारा मीटर पुनर्परिभाषित किया गया, जो निर्वात में प्रकाश द्वारा इतने सेकंड में तय की गई दूरी है। मैंने बताया था कि 1 सेकंड में इतना दूरी तय करता है, मीटर है ये, इतना मीटर तय करता है, मैंने बताया था इसको 30 करोड़ के आसपास है ये, ठीक है, 29 करोड़ 97 लाख ऐसा है ना ये, मतलब 30 करोड़। 1 सेकंड में 30 करोड़ मीटर तय करता है, तो 1 मीटर तय करने में जितना समय लगेगा वो 1 मीटर है, मतलब सॉरी मतलब इतने 1 बटा इतने मीटर को आप करोगे तो वो 1 मीटर हो जाएगा, ऐसा है, ठीक है। 1 सेकंड में इतने मीटर, तो 1 बटा इतने करेंगे तो 1 मीटर की दूरी निकल आएगी आप। लंबाई और द्रव्यमान की भांति अन्य भौतिक राशियों के लिए भी संदर्भ मानक है, ठीक है। वो संदर्भ मानकों के लिए मैंने एक पूरा चार्ट में आपको पढ़ा दिया है कि क्या क्या संदर्भ मानक है वहां पर, ठीक है। यह जानना रुचिकर होगा कि 0 डिग्री से कम ताप अर्थात ऋणात्मक मान सेल्सियस पैमाने पर तो संभव है, परंतु केल्विन पैमाने पर ताप का ऋणात्मक मान संभव नहीं है। क्या लिखा मैं आपको बता देता हूं, देखिए क्या है। जैसे आपने 0 डिग्री सेल्सियस कहा तो ये हो गया 273 केल्विन। आप इस 0 डिग्री को माइनस में ले जाएंगे, -1 2 3 ऐसा करते करते -273 डिग्री सेल्सियस में ले जाएंगे, तो ये 0 केल्विन के बराबर हो पाएगा, 0 केल्विन के बराबर। अब और नीचे ले जाएंगे तो ये माइनस केल्विन में चला जाएगा, तो ये और नीचे संभव नहीं है लिखना है। मतलब अभी तक जो थ्योरेटिकल है, जो सैद्धांतिक बात है, वो ये है कि सबसे निचला तापमान -273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन संभव है। हालांकि अभी तक पृथ्वी में इतना तापमान भी नीचे से नीचे नहीं ले जाया जा सका है, अभी तक -150 डिग्री सेल्सियस के आसपास ले जाया जा सका है, इतना भी नहीं ले जाया जा सका है। लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि इतना ले जा सकते हैं किसी विधि से आगे बढ़ के, लेकिन उससे और नीचे नहीं ले जा सकते। 0 केल्विन से नीचे -1 केल्विन भी संभव नहीं है कभी भी, ऐसा वैज्ञानिकों का अभी तक का मानना है, ठीक है। अब है मापन में अनिश्चितता, ठीक है। जैसे कि एक व्यक्ति ने मापा कि ये 2.232 ग्राम है और दूसरे व्यक्ति ने नापा 2.231 है और एक व्यक्ति ने नापा 2.233 ग्राम है, ऐसा 3 व्यक्ति ने नापा। तो अनिश्चितता कितने में हुई, ये तीसरे पॉइंट पे हुई। मतलब ये जो दशमलव है इसके बाद तीसरे अंक में ये अनिश्चितता हो गई कि ये 2 लें कि 3 लें कि 1 लें, ऐसे अनिश्चितता हो गई। ये है मापन में अनिश्चितता कि जब हम
बहुत सूक्ष्म तरीके से नापते हैं तो कोई एक पॉइंट वहां पर अनिश्चित हो जाता है और उसी को हम कहते हैं मापन में अनिश्चितता। तो इसको हम समझ लेते हैं। रसायन के अध्ययन में अनेक बार हमें प्रायोगिक आंकड़ों के साथ साथ सैद्धांतिक गणनाओं पर विचार करना होता है, क्योंकि जब हम प्रयोग करते हैं ना तो सिद्धांतिक जो चीज होती है उसमें थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो जाता है। मान लो सिद्धांत में आप लिखो कि यहाँ पर 2.323 ग्राम आएगा और आपने जब प्रयोग किया तो ये 2.322 ग्राम आ गया, 3 नहीं आया। ये अनिश्चितता है। ठीक है। संख्याओं का सरलता से संचालन करना तथा आंकड़ों को यथासंभव निश्चितता के साथ यथार्थ प्रस्तुति करने के अर्थपूर्ण तरीके भी हैं। इन्हीं मतों पर नीचे विस्तार से वर्णन किया जा सका है, विचार किया जा रहा है। ठीक है। तो हम क्या विचार करेंगे, देखिए अब जैसे वैज्ञानिक संकेत हैं, इस पे विचार करते हैं। रसायन विज्ञान परमाणुओं और अणुओं के अध्ययन से संबंधित है जिनके अत्यंत कम द्रव्यमान होते हैं और अत्यधिक संख्या होती है। भाई आप थोड़े से मटेरियल ले लेते हैं तो उसमें कितने ज्यादा अणु और परमाणु हो सकते हैं, आप अंदाज लगाइए, बहुत ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है। अब वहां पर देखिए, जैसे कि मान लो आपने 2 ग्राम हाइड्रोजन लिया, उस 2 ग्राम हाइड्रोजन में कितने अणु हैं, तो इतने अणु हैं। देखिए 662, उसके बाद 20 जीरोस हैं, 20 टू जीरो हैं, 20 जीरोस हैं। एक बहुत बड़ी संख्या हो गई। ठीक है। मतलब 2 ग्राम हाइड्रोजन में इतने अणु हैं और एक परमाणु है, अणु परमाणु है। अब हम एक परमाणु को लें, हाइड्रोजन का एक परमाणु, और उसका द्रव्यमान निकालें तो उसका द्रव्यमान इतना निकलेगा। देखिए कितना निकला, 0 पॉइंट ऐसा करके यहां पर जो है 20 या 21 जीरो है, देख लेंगे। उसके बाद 166 ग्राम लिखा है। देखिए तो इतने सारे जीरो को आप 0 करते रहोगे क्या, या इसको आप 0 करते रहोगे क्या, नहीं कर सकते। तो बहुत बड़ी और बहुत छोटी संख्या जिसमें बहुत सारे जीरोस लगे हुए हैं, तो उनको पढ़ना, उनको लिखना ये डिफिकल्ट हो जाता है। इसी तरह से प्लांक नियतांक है, प्रकाश का वेग है, आवेश है कणों पर, इनको भी हम अगर 0 लगा के लिखना चालू करें तो बहुत बड़ी और बहुत छोटी संख्या हमको मिलने लग जाएगी। तो हम इसके लिए क्या करते हैं कि हम 10 टू पावर लगाते हैं, जिसको एक्सपोनेंट कहते हैं, घात। ठीक है। तो उस घात के आधार पे हम इसको आगे लिखेंगे। एक क्षण के लिए इतनी सारी शून्य वाली संख्याओं को लिखना और गिनना मजेदार लग सकता है, परंतु इनके साथ गणना करना आपको डिफिकल्ट हो सकता है। इन संख्याओं के साथ सरल गणितीय प्रचालन जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना सचमुच एक चुनौती है। आप वो जो 2 संख्याएं हम देखें उनको ले लीजिए, चलिए, और उनको एक दूसरे से भाग करके बताइए कि कितना हो रहा है, या गुणा करके बताइए कितना हो रहा है, तो आपको समझ में जाएगा कि हम क्या बोल रहे हैं। ऊपर दी गई किन्हीं 2 प्रकार की संख्याओं को आप लिखिए और उन पर कोई भी गणितीय प्रचालन कीजिए। गणितीय प्रचालन का मतलब गणना कीजिए, जिसे आप चुनौती के रूप में लेना चाहते हो, जिससे आप सही प्रकार से यह समझ सके कि संख्याओं के साथ कार्य करना वस्तुतः कितना कठिन है। ज्यादा संख्या लेते हैं तो उनके साथ कार्य करना कितना कठिन है, ये आप समझ जाएंगे। इस कठिनाई को इन संख्याओं के लिए वैज्ञानिक अर्थात चरघातांकीय संकेत के रूप में उपयोग के द्वारा हल किया जा सकता है। चरघातांक क्या है कि हम 10 टू पावर लगाएंगे। इस संकेतन में किसी भी संख्या को n इंटू 10 टू पावर n के रूप में लिखा जा सकता है, जिसमें से n चरघातांक है ना। जो शून्य की संख्या है उसको हम 10 टू पावर में लगाते हैं। अगर दशमलव के बाद शून्य लगा है तो माइनस आ जाएगा, -9, और दशमलव के पहले कोई शून्य लगा है तो प्लस में आएगा। इसका मान धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है ना। मतलब क्या कि जैसे कि मान लो 1.000 ऐसा, तो इस जीरो के लिए माइनस आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। लेकिन अगर पॉइंट से ऐसे 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 3 लिखा है तो इसके लिए फिर माइनस आएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है। तो जो कैपिटल एन है उसका मान 1.00 और 9.999 के मध्य कोई भी हो सकती है। एन को डिजिट टर्म कहते हैं, डिजिट। ठीक है। एन जो है एक संख्या है और जो स्मॉल एन है ये घात है, एक्सपोनेंट है। ठीक है। अतः वैज्ञानिक संकेतन में 232.508, अब इसको लिखना चाहते हो तो आप कैसे लिखोगे, तो ये दशमलव को 2 पॉइंट लेफ्ट में ले आइए,
तो यह हो जाएगा 2.32508 इंटू 10⁻²। ध्यान रखें हमेशा कि दशमलव को अगर हम लेफ्ट साइड में लाते हैं तो 10 के पावर जो लिखेंगे वो प्लस में लिखेंगे, ये बढ़ता जाएगा, प्लस बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर दशमलव को हम राइट साइड में ले जाते हैं किसी भी पॉइंट में, तो ये जो 10 के घात है ये कम होता जाएगा, माइनस में चला जाएगा। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि इसको एक 2 पॉइंट लेफ्ट में लाए हैं, देखिए 2 पॉइंट लेफ्ट में ले आए हैं, तो 10 के घात 2 हो गया, ठीक है। लेकिन अगर हम इधर लाते 2 पॉइंट तो 10 के घात -2 होता। समझ रहे हैं बात को? ऐसा लिखना है आपको। ध्यान दीजिए कि ऐसा लिखते समय दशमलव को 2 स्थान बाईं ओर ले जाया गया है और वैज्ञानिक संकेतन में हो 2 10 का घात चरघातांक है, ऐसा है, वही लिखा है। चरघातांक मतलब 10 के पावर में लिखा है। इसी प्रकार अब देखिए 0.00016 है। अब इसको कैसे करें? तो इसको 1 2 3 4 पॉइंट हमने राइट हैंड में ले गए हैं, 4 पॉइंट राइट, तो -4 लिखाएगा। राइट में ले जाने पे माइनस, लेफ्ट में ले जाने पे प्लस होता है, हमेशा ध्यान रखेंगे। ये देखिए तो 10⁻⁻4 हो गया, ठीक है। तो 4 स्थान दाईं ओर ले जाने पर ये चरघातांक में -4 लिखाया है, ठीक है। अब इनका गुणा भाग करना और बाकी चीजों को हम अब आगे पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। और अगर अभी भी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें, है ना, और इसको थोड़ा सा अपने दोस्तों में सर्कुलेट करने में मदद करें, जिससे मेरा भी चैनल थोड़ा सा आगे बढ़ पाए, है ना। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में, है ना। थैंक यू, बाय।